students, Assalamu alaikum. How are you? I hope all of you are fine and you are enjoying your lectures. We have completed our unit number 7, its translation and its description. So you have understood the whole chapter on Islamic art and architecture. Let's start our exercise. Here is glossary, words and synonyms: impressive, remarkable, hospice and in a short living place for travelers, embellish, decorate, flamboyant, colorful, bright, interior, inside, carved, imprinted, frequented, visited, often, adorned, decorated, appointed, selected. Let's start comprehension. Answer the following questions. Number 1. Why Sultan Ahmed Masjid is also known as Blue Masjid? सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद का नाम भी क्यों दिया जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स. ये नीली टाइलों की वजह से इसको नीली मस्जिद का नाम दिया जाता है. दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, जो इसके अंदरूनी हिस्से को और खूबसूरत करती हैं. Who was appointed as the architect of the masjid? मस्जिद के माहिर तामीर के लिए किसको मुकर्रर किया गया? The royal architect सैदफर महमद आगा was appointed by the sultan as in charge of the project. इस मंसूबे के इंचार्ज के तौर पर सैदफर महमद आगा को सुल्तान ने मुकर्रर किया था. Why was a heavy iron chain hung at the entrance of the court? कोर्ट के स्टार्ट में शुरू में एक भारी लोहे की जंजीर क्यों लटकाई गई है? द चेन वॉज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट. ये चेन इसलिए वहां पे लटकाई गई थी कि जब भी सुल्तान कोर्ट में दाखिल हो तो वो हर मर्तबा अपना सर झुकाए. इट वॉज अ सिम्बॉलिक जेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमैनिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन. ये अल्लाह ताला के सामने आपके हुक्मरान की एक ह्यूमैनिटी थी, आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार का तरीका है. हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक? मस्जिद का इंटीरियर कैसा दिखाई देता है? द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंडमेड कैरमिक टाइल्स इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइंस. यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा हाथ से बनी हुई चीनी की टाइलों के ऊपर 50 मुख्तलिफ ट्यूलिप के डिज़ाइंस वगैरह बनाए गए हैं, जो इसके निचले हिस्से के इंटीरियर को, अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत बनाते हैं. एट गैलरी लेवल द डिज़ाइन बिकम्स फ्लेम्बियंट विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड सिप्रेसेस. तो यहाँ पर सिप्रेसेस और फूलों और फलों की जो रिप्रेजेंटेशन की गई है, यानी अक्कासी की गई है, वो भी इस डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं. डेकोरेट किया गया है और ये गैलरी पे किया गया है. द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट. ऊपर के जो अंदरूनी हिस्सा है उसे नीले रंग के पेंट से सजाया गया है. मोर देन 200 स्टेन ग्लास विंडोज विद इंट्रिकेट डिजाइंस अलो नेचुरल लाइट टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर. इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन और चमकदार करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस के साथ 200 स्टेन्ड ग्लास विंडोज लगाई गई हैं. एंड द कैंडलियर्स फर्दर इल्यूमिनेट इट विद देयर ग्लो. और यहाँ पर जो फानूस लगाए गए हैं वो मज़ीद इसकी दिलकशी और ख़ूबसूरती में इजाफा करते हैं, इसको और ज़्यादा रोशन और चमकदार बना देते हैं. द डेकोरेशंस इंक्लूड आयत फ्रॉम द होली कुरान. यहाँ पर कुरान मजीद की आयात से डेकोरेशन की गई है. द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स. और तमाम फर्शों को कारपेट से सजाया गया है, कवर किया गया है. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डू यू थिंक मदरसा एंड होस्पाइस वॉज पार्ट ऑफ द मस्जिद? आप ये क्यों समझते हैं कि मदरसा और एक इन को मस्जिद का हिस्सा बनाया जाए? इट वॉज कस्टम एट दैट टाइम टू बिल्ड मस्जिद. उस ज़माने में ये रिवाज था कि जब भी मस्जिद तामीर की जाती, विच कंप्राइज्ड अ टूम ऑफ द फाउंडर, उसमें उसके बानी का मकबरा, मदरसा बच्चों के लिए एक मदरसा, एंड अ हॉस्पाइस और एक सराय रखी जाती थी. सो दे वर कंसिडर्ड द पार्ट्स ऑफ द मस्जिद, और इसको मस्जिद का हिस्सा समझा जाता था. यही वजह है कि सुल्तान अहमद मस्जिद को तामीर करते वक्त भी इसी डिज़ाइन का ख्याल रखा गया. Who constructed Masjid Sufia? मस्जिद सूफिया किसने तामीर की? It was a church first built in the 6th century 532 to 537
under the direction of the Byzantine Emperor Justinian in 1453. ओके, एक बेजेंटाइन एम्परर ने 6th सेंचुरी में इसको तामीर करवाया था। सबसे पहले ये मस्जिद सूफिया नहीं थी बल्कि ये एक बेजेंटाइन चर्च था। In 1453, Mehmed II had it repurposed as a mosque with the addition of a wooden minaret on the exterior, a tower used for the summons to prayer। एक minaret के साथ महमद दोम ने इसको एक मस्जिद बना दिया जिसमें एक minaret का इजाफा किया गया और अ ग्रेट कैंडिलियर, अब मेहराब, एक फानूस का इजाफा किया, एक मेहराब ऐड किया गया, इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मक्का, एंड आ मेंबर पल्पिट, एक मेंबर का इजाफा। इन तमाम चीज़ों का इजाफा करने के बाद महमद दोइम ने इस बेजेंटाइन चर्च को एक मस्जिद का नाम दे दिया और लुक दे दी। Now vocabulary, consult a thesaurus and find out the synonyms of the following words: embellish, beautify, integrate, essential, splendor, marvelous, majesty, dignity, illuminate, decorate। Here is vocabulary. Circle the correct antonyms from the given choices of the underlined words. Number 1, the Sultan Masjid is one of the most impressive monuments in the world. Ugly, unimpressive, remarkable, and the antonym is unimpressive। Situated in Istanbul, the largest city in the Turkey, टर्की का सबसे बड़ा शहर, largest इसका opposite होगा smallest। A heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side। Heavy, light, the upper level of the interior is adorned with blue paint। Upper, lower, the floors are covered with carpets, covered, exposed। Now, use the following words in sentences. Impressive, he has an impressive attitude। Dexterously, he dealt with an ambassador's embarrassed situation dexterously। Spacious, this is a lovely home, so spacious and nicely decorated। Humility, he accepted the honor with humility। Flamboyant, drama parties in general were so flamboyant and lively। Here are some abbreviations and their full forms: USA, United States of America; UK, United Kingdom; UAE, United Arab Emirates; ICU, Intensive Care Unit; MBBS, Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery; PhD, Doctor of Philosophy; MPhil, Master of Philosophy; PAF, Pakistan Air Force; NADRA, National Advanced Database and Registration Authority; UN, United Nations; ISSB, Inter-Services Selection Board; WAPDA, Water and Power Development Authority; PCTB, Punjab Curriculum and Textbook Board; MNA, Member of National Assembly; MPA, Member of Provincial Assembly; IMF, International Monetary Fund; WHO, World Health Organization; WTO, World Trade Organization; UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; UNESCO, United Nations International. Now, position of an adverb. There are 3 normal positions of adverbs. We use adverbs to modify an adjective, a verb and an adverb। अब adverb लिखते कहाँ पर हैं तो उसकी 3 positions हैं। Number 1, front position, या तो आप क्लॉज के शुरू में लगा देते। फॉर एग्जाम्पल, सडनली द फोन रिंग, सडनली, फॉर्चुनेटली नोबडी वॉज इंजर्ड, मे बी आई विल गो फॉर अ वॉक, सडनली, फॉर्चुनेटली, मे बी, these are adverbs and they are placed at the front of the clause। and the second is mid position, जब हम mid में इस्तेमाल करते हैं next to the main verb के बाद। they have, I always exercise before work, exercise से पहले always। they have completely forgotten about our appointment, forgotten से पहले। he was probably late for the interview, probably was के बाद।
She slowly began to recover from her illness. यहाँ पर begin से पहले slowly. So this is the mid position of adverbs. Now the end position, आप adverb को end पे इस्तेमाल जब करते हैं. You speak English well. Please sit there. They ate dinner quietly. Well, there and quietly. These are adverbs at the end of the clause. You can see that here are front position, here is mid position, and there is end position. Now place the adverbs at appropriate positions. She comes here often. She often comes here. Sometimes he goes to Lahore. The teacher was hardly ever late. We are usually tired by the end of the day. I have just posted a letter to them. He did his work carefully. आप देख सकते हैं कि हमने कहीं पे फ्रंट पे एडवर्ब को लगाया है, कहीं पे मिड में लगाया है और कहीं पर लास्ट में लगाया है. Now degrees of comparison. You know that adjectives have 3 degrees of comparison: positive, comparative and superlative. इसी तरह से एडवर्ब्स की भी 3 डिग्रीज होती हैं जिनको हम डिग्रीज के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. हियर आर सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली, beautifully, more beautifully, most beautifully, badly, worse, worst. These are the 3 categories of comparison in adverbs as well, like adjectives. Now complete this table with appropriate adverbs of degree: positive, comparative, superlative. Kept much, kept more, kept most. Sang beautifully, sang more beautifully, sang most beautifully. Slept little, slept less, slept least. Looked good, looked better, looked best. Arrived early, arrived earlier, arrived earliest. Now use above degrees of comparison in sentences. She kept much milk, she kept more milk, she kept most milk. He sang beautifully yesterday. He sang more beautifully yesterday. He sang most beautifully yesterday. I slept little this night. I slept less this night. I slept least this night. He looked good yesterday. He looked better yesterday. He looked best yesterday. They arrived early in the morning. They arrived earlier in the morning. They arrived earliest in the morning. These are the degrees of comparison into sentences. Now, present perfect continuous tense. You know that this is a continuous action. Its structure is subject plus helping verb has and have. You will write has with singular subject and have with plural subject. Then been, then ing form, object, since or for, and time. For example, he has been reading books since morning. Child is crying for 2 hours. Now, here are 2 uses of present perfect continuous tense. Number 1, an action that has just stopped or recently stopped. We use the present perfect continuous tense to talk about an action that started in the past and stopped recently. For example, I'm tired because I have been running. यानी कि अब वो थक चुके हैं क्योंकि वो भागते रहे हैं, एक्शन स्टॉप हो चुका है. Why is the grass wet? Has it been raining? घास गीली हो गई है, इसका मतलब एक्शन खत्म हो गया है. You don't understand because you haven't been listening. यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का जो काम है वो भी खत्म हो चुका है. Now the second uses is an action continuing up to now. एक ऐसा काम जो अभी भी जारी है. We use the present perfect continuous to talk about an action that started in the past and is continuing now. माजी में काम शुरू होकर हाल में जारी रहता है. This is often used with for and since. We use for to talk about a period of time. For example, 5 minutes, 2 weeks, 6 years. यानी कोई फिक्स टाइम नहीं होता जिसके लिए आप for का इस्तेमाल करते हैं. And we use since to talk about a point in past time. For example, 9 o'clock, 1st January, Monday, एक फिक्स टाइम के बारे में. Here are some examples of it. I have been reading
for 2 hours. We have been studying since 9 o'clock. How long have you been learning English? इसका मतलब है कि ये तीनों एक्शन अभी भी चल रहे हैं. Put for and since in the blanks. I have been studying for 3 hours. I have been watching TV since 7 p.m. Tara hasn't been feeling well for 2 weeks. Tara hasn't been visiting us since March. He has been playing football for a long time. He has been living in Bangkok for he left school. जब से इसने स्कूल छोड़ा है, लाइक हमारे पास सेंस और फॉर का इस्तेमाल है. नाउ मेक 5 sentences using present perfect continuous tense and convert these sentences into negative and interrogative. Here are 5 sentences. I have been writing articles on different topics since morning. I have not been writing. Have I been writing? So first is positive, second negative, and third interrogative. Like second sentence is the same. He has been reading the book for 2 hours. He has not been reading the book for 2 hours. Has he been reading the book for 2 hours? And the third sentence is, they have been playing football for an hour. They have not been playing football for an hour. Have they been playing football for an hour? Question mark. She has been finding the dress since morning. She has not been finding the dress since morning. Has she been finding the dress since morning? And the last sentence is, he has been studying in the library for 3 hours. He has not been studying in the library for 3 hours. Has he been studying in the library for 3 hours? So these are the 5 examples with present perfect continuous tense. And this is the end of our lesson. I hope you have understood the different grammatical concepts in the chapter. Now we will wind up our lecture with the hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया, इत्तकु ज़ुल्म, जुल्म से बचो, फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुल्मातु यौमल क़यामत, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का सबब बनेगा. सही मुस्लिम में 2578 नंबर पर यह हदीस लिखी गई है. आप इसका रेफरेंस चेक कर सकते हैं. तो कभी भी किसी के साथ, चाहे वो कोई भी मामूली सी बात क्यों ना हो, उस पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन आप अंधेरों में भटक जाएंगे अपने जुल्म की वजह से. नाउ वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर लेक्चर. We will come with another. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.